वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है, एक नया कॉन्सेप्ट है, न्यू रेगुलेशन है, जिसका नाम है आपका सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। क्यों? क्योंकि इस रेगुलेशन में सेबी ने इन्वेस्टर्स को राइट्स दिए हैं इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट, इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस। आप अप्रोच कर सकते हैं इस रेगुलेशन में रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को, रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म को, जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं, किसी भी लिस्टेड कंपनी के थ्रू या किसी भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के थ्रू, राइट। चल हम बात करें सेबी ओम्बड्समैन रेगुलेशन 2003, बट इसके पहले हम बात करें जो अथॉरिटी है, जो प्लेटफॉर्म है, हम उसकी बात करते हैं, राइट। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है स्कोर्स, राइट, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। स्कोर्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और स्कोर्स का फुल फॉर्म क्या है यार? सेबी, C stands for CO stands for complaint, R stands for RE stands for redressal and S stands for system। तो सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को हमने क्या बोला है? स्कोर्स, राइट। इसका मतलब अगर किसी पर्सन को कंप्लेंट लगानी है अगेंस्ट एनी लिस्टेड कंपनी और एनी इंटरमीडिएट, देन ही कैन मेक एन कंप्लेंट बिफोर दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ओनली। सो स्कोर इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्कोर क्या है? कोई अथॉरिटी नहीं है, इन्होंने एक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है जिसका डिज़ाइन करा गया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट पर्टेनिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट ऑनलाइन विद दिस सेबी। आप ऑनलाइन सेबी के साथ इंटरेक्ट करके, इन द सेंस आप स्कोर्स के थ्रू अपने कंप्लेंट डाल के, मतलब आपने अपनी सेबी को कंप्लेंट इंटीमेट कर दी। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट दी लिस्टेड कंपनी या दूसरे जो सेबी इंटरमीडिएट्स हैं, से फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर है, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, कस्टोडियन है, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, डिपॉजिटरीज हैं। आप इनके थ्रू भी अपनी कंप्लेंट, इनके अगेंस्ट में भी आप अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं, राइट। तो सेबी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है यार? स्कोर्स। स्कोर्स का फुल फॉर्म सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। इस स्कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक ऑनलाइन सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर स्कोर्स का एक टैब दिखेगा आपको। उस टैब को क्लिक करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। किसके पास? सेबी के पास। आगे फीचर्स क्या हैं स्कोर्स के, हम वो बात करें। सबसे पहली बात तो भाई ऑनलाइन है तो फ्लेक्सिबिलिटी है 24/7 की। आप जब चाहे कंप्लेंट लगा सकते हैं। रात को 2:03 पे भी आप कंप्लेंट लगा सकते हैं, एक बात। सेकंड, कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स देयर ऑन कैन बी लॉन्च ऑनलाइन एट दी अबव वेबसाइट एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, कभी भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसे ही आपने कंप्लेंट लगाई आपको एक ईमेल आएगा, एंड ईमेल इज जनरेटेड इंस्टेंटली एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। मतलब आपने कंप्लेंट लगाई, आपको एक ईमेल आएगा और ईमेल में क्या लिखा रहेगा? आपका कंप्लेंट नंबर लिखा रहेगा, जो फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम करेगा। allotting a unique complaint registration number to the complainant for future reference and for the purpose of tracking, right। कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी कंप्लेंट सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ये मुझे ट्रैक करना है, तो मुझे वो यूनिक कंप्लेंट नंबर रिक्वायर्ड होगा। The complaint forwarded online to the entity concerned for its redressal। फिर बाद में जैसे ही वो आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, आपको यूनिक कंप्लेंट नंबर मिल गया। सेबी क्या करेगा? वो सिस्टम क्या करेगा? इनफैक्ट वो सिस्टम जो ऑनलाइन सेबी के द्वारा डेवलप करा गया है स्कोर्स का, वो ऑनलाइन वो रिस्पेक्टिव एंटिटी को कंप्लेंट भेज देगा। The entity concerned upload an action taken report ATR on the complaint। वो क्या फाइल करेगा वहाँ पर? ATR, कि भाई उस कंप्लेंट के बेस पर हमने क्या ओपिनियन दी है, हमने क्या रीज़न दिए हैं। सेबी परस्यूज दी ATR। सेबी ATR को देखेगा, अकॉर्डिंगली वो क्लोज कर देगा कंप्लेंट, अगर वो सेटिस्फाइड हुआ कि भाई जो कंप्लेंट थी वो एडिक्वेटली रिड्रेस हो गई थी। द कंसर्न इन्वेस्टर can view the status of the complaint online from the above website by logging in the unique complaint registration number। आप unique registration number करके login कर सकते हैं। The entity concerned or the investor concerned
can seek and provide clarification on the complaint online to each other. एवरी कंप्लेंट, हर कंप्लेंट में क्या होगा, एक ऑडिट ट्रेल होगा. ऑडिट ट्रेल मतलब क्या है सब, सीरीज ऑफ सवाल जवाब होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल, राइट. All the complaints are saved in a central database which generates relevant MIS report to enable SEBI to appropriate policy decisions and remedial action. सारी की सारी कंप्लेंट सेबी का जो सेंट्रल डेटाबेस है उसमें सेव हो जाता है. अकॉर्डिंगली सेबी उनको अपने डिसीजन में कंसिडर कर सकती है. अगर किसी वजह पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सेबी नया रेगुलेशन लेके आ जाती है भाई, राइट. तो यहाँ तक हमने क्या बात करी है कि भाई एक ऑनलाइन सेबी के पास कंप्लेंट फाइल करने का तरीका है, नाम क्या है, स्कोर्स, राइट. आगे, विद अ व्यू टू मेक द कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म थ्रू स्कोर्स मोर एफिशिएंट. सारे के सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं आर डायरेक्टेड टू एड्रेस और रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट. एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी गई है किसके ऊपर, इंटरमीडिएट्स के ऊपर, मतलब स्टॉक ब्रोकर हुआ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ, कि भाई आपको कंप्लेंट का निवारण करना है, कंप्लेंट को रिड्रेस करना है 15 दिन के अंदर जब से आपको कंप्लेंट मिली है. In case of any additional information is required from the complaint, the same shall be sought within 7 days from the receipt of the complaint. अगर आपने कंप्लेंट का सॉल्यूशन दे दिया 15 डेज के अंदर और फिर से अगर कोई इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है तो आपको फिर से 7 दिन में जवाब देना पड़ेगा. इन सच केस द पीरियड ऑफ 15 days shall run from the receipt of एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट. तो ये वाली चीज़ है कि भाई आपको कब कब इन्फॉर्मेशन देना है, स्कोर्स के फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से आपको कंप्लेंट फाइल करना है, वो हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं, राइट. नाउ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स विद द ऑम्बड्समैन. सबसे पहले तो आपको स्कोर्स के प्लेटफॉर्म पे जाना है www.scores.gov.in, राइट. हम यहाँ क्लिक करेंगे, यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी होगा. बट आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा. एक बात, प्रेस सबमिट बटन टू रजिस्ट्रेशन एंड ईमेल और SMS इन्फॉर्मेशन, यूज़र ID, पासवर्ड आपको इन्वेस्टर को आ जाएगा. फिर लॉगिन करो स्कोर्स में, क्लिक ऑन दी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर द नेचर ऑफ कंप्लेंट. वहाँ पर आपको क्लिक करना है कि भाई हमारी किस तरीके से कंप्लेंट है, लिस्टेड कंपनी से कंप्लेंट है, स्टॉक ब्रोकर से है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट है, कस्टोडियन से, किससे है वो कंप्लेंट करो, पर्टिकुलर कैटेगरी. डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, लाइक पीरियड ऑफ कॉज ऑफ इवेंट, वो जो आपने कंप्लेंट लगाई है कि सब स्टॉक ब्रोकर ने हमको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, तो कौन से टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिला वो डालो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन. डेट ऑफ ग्रीवेंसेस टेकन अप विद द एंटिटी, किस तारीख को आपने कम्युनिकेट किया था. एड्रेस ऑफ डायरेक्ट कंप्लेंट टू द एंटिटी, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. कंप्लेंट डिटेल्स इन ब्रीफ, 1000 कैरेक्टर में आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी कि भाई आपको क्या क्या शिकायत है. अपलोड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, बट उसका साइज़ जो होगा वो 2 MB से ज़्यादा PDF डॉक्यूमेंट में नहीं होगा. और ऐड करना है तो कैरेक्टर शोन इन दी इमेज, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर पर आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, राइट. तो बहुत सिंपल तरीका है, ट्राई करके देखें, किसी भी कंपनी अगेंस्ट में ऐवे ही मत करना, राइट. चले, तो ये हमने बात करी है यार स्कोर्स पोर्टल की, किस तरीके से कंप्लेंट फाइल होती है स्कोर्स पोर्टल पे. आगे कुछ लिमिटेशंस हैं इन डीलिंग विद द कंप्लेंट. पहला पॉइंट, समटाइम्स अ कंप्लेंट इज सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड एंड द एंटिटी इज एडवाइज्ड टू सेंड अ रिप्लाई टू कंप्लेनेंट, बट इन सर्टेन केसेस द एंटिटी और कंपनी डिनाइज रॉन्ग डूइंग, मना कर देती हमने ऐसा गलत काम नहीं करा जो इन्वेस्टर ने आरोप लगाया है. एंड इट रिमेन्स अनक्लियर एज टू हु इज़ रॉन्ग, वेदर एनी रॉन्ग डूइंग अकर्ड एट ऑल, और वो पेंडिंग रहता है मैटर कि भाई किसी ने गलत किया या नहीं किया, राइट. इफ दिस हैपन्स
SEBI cannot act as a judge or an arbitrator and force the entity or company to resolve the complaint. Further, SEBI cannot act as personal representative or attorney of the complainant. SEBI ये काम नहीं करता भाई, वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा. Securities law and other law provide important legal rights and remedies if an investor has suffered wrongdoing. सब सिक्योरिटीज़ लॉ और बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिसमें प्रोटेक्शन दी गई है किसको, इन्वेस्टर्स को. बट अगर कुछ गलत किया है कंपनी ने या कोई इंटरमीडिएट्स ने. ऑन देयर ओन इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो सीक टू रिजॉल्व देयर कंप्लेंट थ्रू द कोर्ट. आप कोर्ट में जाएं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं आर्बिट्रेशन के थ्रू. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 आर्बिट्रेशन का सेक्शन 7 के थ्रू आर्बिट्रेशन अगर एग्रीमेंट है तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व करवा सकते हैं. द कंप्लेनेंट मस्ट टेक लीगल एक्शंस और दे मे लूज द राइट टू रिकवर फंड. इट मे बी नोटेड दैट एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963 देयर आर सम टाइम पीरियड. आपको तब ही कोर्ट में इनिशिएट करेगा कार्रवाई अगर आपने लिमिटेशन टाइम ख़त्म होने के पहले लगा दिया है तो. अरे भाई लिमिटेशन एक्ट हमारे पास 1963 जिसमें हर चीज़ में, हर कोर्ट में, हर केस में अगर आपको कोई केस लगाना है उसके लिए एक समय सीमा दी गई. ये नहीं आपने आज आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, आज आपको कोई कंप्लेंट प्रॉब्लम आई, आपने कंप्लेंट लगाई 25 साल बाद, लॉ ने बोला ऐसा टाइम पास नहीं करना है आपको, राइट. तो कुल मिला के हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड दिया कि भाई ऐसा हुआ तो 3 साल में लगाना है, ऐसा हुआ 7 साल में, 12 साल में, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, राइट. आगे कौन कौन से मैटर स्कोर ध्यान नहीं देता या कौन कौन से मैटर आप स्कोर्स के सामने नहीं ले जा सकते. पहला, कंपनीज नॉट पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट. वो वाली कंपनी के अगेंस्ट में आप नहीं कंप्लेन कर सकते. एनोनिमस कंप्लेंट एक्सेप्ट विसिल ब्लोअर कंप्लेंट. विसिल ब्लोअर अलाउड है. विसिल ब्लोअर मतलब क्या होता है भाई, बाई चांस कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में फ्रॉड कर रहा है, आपने उसकी शिकायत सेबी में कर दी कि यार ये फलाने डायरेक्टर इस तरीके से काम कर रहा है, ये गलत है, सिक्योरिटी मार्केट के लिए गलत है, इन्वेस्टर एज अ जनरल के लिए गलत है, तो ये हुआ आपका विसिल ब्लोअर पॉलिसी. अरे भाई सेक्शन 178 पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट में, वैसा ही कुछ कंसेप्ट. अलिगेशंस विदाउट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट. आपने आरोप तो लगा दिया कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर, बट जब वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने की बारी आई तो आपने नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास. सजेशंस और सीकिंग गाइडेंस एक्सप्लेनेशन. ये कोई एक्सप्लेनेशन मांगने का तरीका नहीं है. तो उन्होंने बोला इस कोर्स पे हम सिर्फ कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं, आप कोई सजेशन नहीं मांग सकते. आप ये नहीं बोलेंगे सर ये बताएं आप BHEL का शेयर कैसा है, राइट. सेबी से ये नहीं पूछ सकते आप. नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सब आपने जो शेयर लिया उसकी प्राइस नीचे चल रही है, आप इसके लिए सेबी को नहीं पूछते सर कब बढ़ाओगे, कब बढ़ेगी प्राइस. ऐसी फालतू बातें नहीं लिस्ट आउट करनी है इस कोर्स पे. नॉट लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट ऑफर अलाउड नहीं है पूछना. डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट अग्रीमेंट विद द कंपनीज और इंटरमीडियरी. आपने कोई प्राइवेटली एग्रीमेंट किया कंपनी से फॉर एग्जांपल कंपनी को आपने ज़मीन दी है ऑफिस खोलने के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने के लिए, राइट. लैंड का आपको रेंट नहीं मिल रहा है, कंपनी रेंट नहीं दे रही है. लॉ ने बोला ये कंप्लेंट जो आपकी है ना ये प्राइवेट एग्रीमेंट के थ्रू है, इसको लेकर रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मत आना, किसी भी आप दिलाओ में रेंट, राइट. मैटर्स इन्वॉल्विंग फेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट. Complaint on matters not in the SEBI purview. Complaints about any unregistered और unregulated entity. इसका मतलब जिस रेगुलेशन, जिस एंटिटी को SEBI रेगुलेट नहीं करता, आप उसके अगेंस्ट में स्कोर्स पे कंप्लेंट नहीं डाल सकते हैं, राइट. चलो आगे. कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच टाइप ऑफ कंपनीज कैन नॉट बी डेल्ट ऑन स्कोर्स. कौन कौन सी कंपनी के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट नहीं लगा सकते स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे. कंप्लेंट्स अगेंस्ट द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी डेल्ट थ्रू स्कोर्स. थ्रू द कंप्लेंट मे बी अगेंस्ट अ लिस्टेड एंटिटी और
इवन दो दी कंप्लेंट में बी अगेंस्ट, अब भले ही वो कंप्लेंट लिस्टेड एंटिटी अगेंस्ट में हो या रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट अगेंस्ट में हो, बट आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट नहीं लगा सकते। और याद रखना ये सारे मैटर वो मैटर हैं जो सीरियस नेचर के हैं। पहला पॉइंट, कंप्लेंट अगेंस्ट दी कंपनीज विच आर अनलिस्टेड और डीलिस्टेड, आप कंप्लेंट नहीं लगा सकते। प्लेस्ड ऑन द डिसमिनेशन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट, आप ऐसी कंप्लेंट नहीं लगा सकते, लॉ ने बोला है, जिस कंप्लेंट पे जो कंपनी अनलिस्टेड है या जो डीलिस्टेड कंपनी है। पहला पॉइंट, कंप्लेंट अगेंस्ट अ सिक कंपनी और अ कंपनी वेयर अ मोरेटोरियम ऑर्डर इज पास इन द वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। अरे भाई, किसी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर पास कर दिया गया है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 473 में, तो लॉ ने बोला यार अब आप उसके अगेंस्ट पे कंप्लेंट स्कोर्स पे नहीं फाइल कर सकते। कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच वेयर द नेम ऑफ द कंपनी स्टॉक ऑफ फ्रॉम आरओसी और वैनिशिंग कंपनी एज पर द लिस्ट पब्लिश्ड बाय द एमसीए, जिस कंपनी को सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया, उसके अगेंस्ट में क्या करोगे? कंप्लेंट लगाकर। कंप्लेंट्स दैट आर सब्जुडाइज, इसका मतलब रिलेटिंग टू केसेस विच आर अंडर कंसिडरेशन, ऑलरेडी उस कंपनी के अगेंस्ट में केस कार्रवाई चल रहा है, ऐसी कंपनी के अगेंस्ट में भी सेबी में केस लगाना अलाउड नहीं है। कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ द अदर रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, CCI और अंडर द परव्यू ऑफ द MCA, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री। तो लॉ ने बोला है सब ऐसी कंप्लेंट आप नहीं लगा सकते। When can a case be referred to a arbitration? If the grievances is not solved, किसके द्वारा? स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या फिर डिपॉजिटरी के द्वारा, ड्यू टू एनी डिस्प्यूट है आपका। एन इन्वेस्टर कैन फाइल एन आर्बिट्रेशन, तो फिर आपके पास एकमात्र सहारा है यार आर्बिट्रेशन का। सब्जेक्ट टू बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ द एक्सचेंज डिपॉजिटरी, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा बायलॉज वगैरह। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेन एंड हाउ टू फाइल एन आर्बिट्रेशन क्लेम, आपको ये वेबसाइट विजिट करो, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आर्बिट्रेशन में फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल NSE की वेबसाइट है, NSDL की है, CDSL की है, ये वेबसाइट पर जाएं सब, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आर्बिट्रेशन को फॉलो करने की, राइट। तो हमने देखा कौन कौन सी कंपनी के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट नहीं लगा सकते इस कोर्स में। पहला पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनी, राइट, या फिर डीलिस्टेड कंपनी, सेकंड कंपनी सिक कंपनी, थर्ड कंपनी आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, और फोर्थ ऐसी कंपनी है जिनके अगेंस्ट में कोर्ट में कार्रवाई वगैरह पेंडिंग चल रही है, राइट। तो ये हमारा क्या था यार, कौन कौन सी कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं लगा सकते। और अगर आपको नहीं सुनवाई हो रही है इस कोर्स के थ्रू, तो आप आर्बिट्रेशन का मेथड ऑप्ट करोगे, और वो मेथड ऑप्ट करना है कि किस तरीके से आपको इन आर्बिट्रेशन क्लेम फाइल करना है, उसका तरीका आपको ये वेबसाइट विजिट करने पर मिलेगा। BSE की वेबसाइट पर चले जाएं, NSE की, CDSL की, NSDL की, इन वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये लिंक को कॉपी कर दे तो भी आप डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएंगे, राइट। आगे, टाइम लिमिट फॉर लॉजिंग कंप्लेंट और इन स्कोर्स, आपको कंप्लेंट कब फाइल करनी है, मतलब हम बात करें लिमिटेशन टाइम पीरियड की। फ्रॉम 1 अगस्त 2018 एन इन्वेस्टर में लॉज अ कंप्लेंट ऑन स्कोर्स, 3 साल के अंदर जब से वो कंप्लेंट की वजह अराइज हुई है, राइट, तब से 3 साल के अंदर आपको इस कोर्स में कंप्लेंट फाइल करना है। 3 साल के बाद टाइम खत्म, भूल जाओ। वेयर इन्वेस्टर हैज़ अप्रोच द लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, तब से 3 साल। द कंसर्न लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट रिजेक्टेड द कंप्लेंट, आपने या तो आपने अप्रोच करा तब से 3 साल, अप्रोच करने के बाद रिजेक्ट कर दिया तब से 3 साल। थर्ड, द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, या आपको जो रिप्लाई मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं 3 साल के अंदर। द कंप्लेनेंट डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन, देखो भाई पहली बात तो आपने अप्रोच करा, तब से 3 साल के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर दें इस कोर्स पे।
आपकी कंप्लेंट जो लगाई थी आपने, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, तब से 3 साल। रिप्लाई मिला या रिप्लाई नहीं मिला, रिप्लाई मिल गया आपको बट आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 3 साल के अंदर, और रिप्लाई नहीं मिला तो 3 साल के अंदर जब से आपने कंप्लेंट लगाई थी। इन केस investor fails to lodge a complaint within the stipulated time, he may directly take up the complaint with the entity concerned or may approach the appropriate court of law। तो फिर आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, when can SEBI take action for non-resolution of investor complaint? For listed company, SEBI has empowered the stock exchange to levy fine। स्टॉक एक्सचेंज क्या इम्पोज करेगा यार? फाइन। काहे के लिए? फॉर नॉन रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेबी LODR 2015 इफ द कंप्लेंट इज नॉट रिड्रेस्ड और फाइन इज नॉट पेड। या तो कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई या फाइन नहीं दिया, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज ने इम्पोज किया था ये वाला फाइन। स्टॉक एक्सचेंज कैन डायरेक्ट द डिपॉजिटरी टू फ्रीज द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। सीधी बात है ना यार, अरे भाई कंपनी थोड़ी ना, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अल्टीमेटली कौन किसकी जिम्मेदारी थी जवाब देने की? प्रमोटर की या प्रमोटर ग्रुप की। इस केस में वो NSDL को, CDSL को, मतलब डिपॉजिटरी को ऑर्डर देगा कि इनकी फ्रीज कर लें आप होल्डिंग in such entity as well as other securities held in the demat account of the promoter and promoter group. If non-compliance continues, stock exchange may refer such case to SEBI or enforcement action। तो फिर इस केस में फिर हम वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ध्यान से, हमको 3 साल में इस कोर्स में कंप्लेंट फाइल करनी है। 3 साल कब स्टार्ट होंगे? 4 पॉइंट है। पहला वाला जब से आपने कंप्लेंट लगाई तब से 3 साल में एक बात है हमारे पास। सेकंड, आपने कंप्लेंट लगाई थी, रिजेक्ट कर दी, तब से 3 साल। रिजेक्ट नहीं करी बट रिप्लाई नहीं मिला, वो भी दमदार नहीं मिला, तब से 3 साल। या कोई रिप्लाई ही नहीं मिला, तब से 3 साल। इन 3 साल में आपको लिमिटेशन टाइम पीरियड अप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको ये 3 साल में कंप्लेंट लगानी है। चलो, नहीं सॉल्व हुआ तो सेबी क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि इनके ऊपर फाइन लगा दो। और स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने फाइन नहीं दिया स्टॉक एक्सचेंज का, तो स्टॉक एक्सचेंज फिर डिपॉजिटरी को बोलेगा एक काम करो, इनके जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप हैं, इनकी पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दो, राइट, ताकि कोई भी शेयर से डील नहीं कर पाएगा। अब हमारे सामने आ रहा है यार ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट। हम एक्चुअल में जो रेगुलेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑम्बड्समैन, ये शब्द हमारे भारत का तो नहीं है। साफ साफ हमको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यार ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे यहाँ भारत में नहीं हो सकता, राइट। हम तो सब शिकायत वर्ड यूज़ करेंगे करना हो तो। चल, तो ये ऑम्बड्समैन शब्द कहाँ का है? तो ये दिस कॉन्सेप्ट वाज इन्वेंटेड इन स्वीडन, बाहर का है, इंडिया के बाहर का। इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑम्बड्समैन कौन होता है यार? एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका काम है कार्रवाई को, कंप्लेंट को सुनना और उस कंप्लेंट पर एक्ट करना अपॉन सिटीजन्स कंप्लेंट अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज। मतलब अगर आप जाएँ साहब किसी भी बैंक में जाएँ, बैंक का भी एक ऑम्बड्समैन नोडल ऑफिसर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑम्बड्समैन। तो ऑम्बड्समैन एक व्यक्ति है जो कंप्लेंट सुनता है और उस कंप्लेंट का समाधान करता है गवर्नमेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। ये स्वीडन में था। हमारे सेबी ने क्या करा है? एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन 2003। ये रेगुलेशन कब से इफेक्टिव हुआ है? 21 अगस्त 2003 से। नाउ रेगुलेशन में डेफिनेशन है 2I में, जो डिफाइन करता है ऑम्बड्समैन को। ऑम्बड्समैन एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 3 ऑफ दीज रेगुलेशन, मतलब 2003 वाला, अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टैम्पेंट्री ऑम्बड्समैन। स्टैम्पेंट्री ऑम्बड्समैन कहाँ डिफाइन है यार? रेगुलेशन 2N में। ये कहाँ डिफाइन है? रेगुलेशन 2N में। स्टिपेंडरी ऑम्बड्समैन एज अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 9। हम जब रेगुलेशन 9 देखेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे ऐसे वाले ऑम्बड्समैन के लिए।
For the purpose of acting of any ombudsman in respect of any specific matter, स्पेंडरी इन ombudsman मतलब वो ombudsman जिसको कोई specific matter के लिए अपॉइंट किया गया है, specific complaint के लिए अपॉइंट किया गया है, और matters in a specific territorial jurisdiction and for which he may be paid such expenses, salary, sitting fees एज मे बी डिटरमाइंड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब आपको उतना अमाउंट मिलने वाला है आपकी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। अब ये जो रेगुलेशन है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है यार? 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, और जो 6 चैप्टर में ओवरऑल सिर्फ 24 रेगुलेशन है, 24 रेगुलेशंस हैं। चैप्टर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, इसमें रेगुलेशन नंबर 1 एंड 2 है। चैप्टर 2 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन, रेगुलेशन नंबर 3 से 10 है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑम्बड्समैन 11 एंड 12 है। चैप्टर 4 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर 13 से लेकर 21 तक है। और जो अवार्ड, जो डिसीजन दिया है ऑम्बड्समैन ने, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये रेगुलेशन नंबर 22 में जिक्र है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में डिस्प्ले ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑम्बड्समैन, रेगुलेशन नंबर 23 एंड 24 है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा रेगुलेशन 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, और ये 6 चैप्टर में 24 रेगुलेशंस हैं। चल, ये तो हमारा था कि भाई इस ऑम्बड्समैन रेगुलेशन में क्या क्या है। नाउ सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन की बात करें यार, तो हमारे पास क्या है ओवरऑल चैप्टर कितने हैं? 1 से लेकर 6 तक चैप्टर हैं। चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी की, जिसमें रेगुलेशन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट है। रेगुलेशन का नाम क्या है, रेगुलेशन कब से इफेक्टिव होगा, कहाँ कहाँ लगेगा, एंड डेफिनेशन पार्ट है जो रेगुलेशन 2 में दी गई है, जैसा लॉ में सेक्शन 2 में रहता है, राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन, रेगुलेशन नंबर 3 से 10 तक है। इस्टेब्लिशमेंट है, लोकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, टेन्योर, रेम्यूनरेशन, टेम्परेरी ऑम्बड्समैन एंड टेरिटोरियल ऑम्बड्समैन। चैप्टर 3 में पावर एंड फंक्शंस दिए हैं यार 11 एंड 12 रेगुलेशन में। चैप्टर 4 में प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, और जो कहाँ से चालू होगा आपका रेगुलेशन नंबर 13 से कि भाई ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या करना है, सेटलमेंट, अवार्ड, करेक्शन, एविडेंस नॉट टू अप्लाई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 5 में अवार्ड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सिर्फ एक ही रेगुलेशन 22 है इसमें। चैप्टर नंबर 6 में डिस्प्ले ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑम्बड्समैन, रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 23 एंड 24। Display of the particulars of ombudsman in the office premises of listed company, registered intermediary, या डॉक्यूमेंट जो भी दे रहा है उसमें देना पड़ेगा आपको। और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 24। तो ये तो हमारे पास रेगुलेशन पार्ट है। और अब हम बात करें यार रेगुलेशन नंबर 2 में क्या दी गई है, डेफिनेशन। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें यार, रेगुलेशन नंबर 21B बात करता है अवार्ड की। अवार्ड मतलब जो भी डिसीजन दिया गया है आपकी कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे यार, अवार्ड। अवार्ड मीन्स अ फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन और एन ऑर्डर ऑफ अ ऑम्बड्समैन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। नाउ नेक्स्ट कौन सा यार, रेगुलेशन 21C। Authorized representative means a person duly appointed, authorized by a complainant or any other party to the complaint to act on his behalf and represent him in the proceeding before the ombudsman, right? अरे भाई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो आपको रिप्रेजेंट करे इनके सामने जब कार्रवाई चलेगी ombudsman के सामने। 21D बोर्ड मतलब जहाँ जहाँ वर्ड बोर्ड आएगा हम कहाँ जाएगा दिमाग हमारा, सेबी बोर्ड की तरफ। रेगुलेशन में कंप्लेनेंट मतलब जो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर रहा है, मींस एन इन्वेस्टर हु लॉजेस कंप्लेंट, किसके पास में, विद द ऑम्बड्समैन एंड इंक्लूड्स एन इन्वेस्टर एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द
बोर्ड। रेगुलेशन 21F में कंप्लेंट है मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंटेनिंग अ ग्रीवेंसेस एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 13। याद रखना रेगुलेशन 13 में ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, आपका डेफिनेशन पार्ट जो हमने बात की है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट।